हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं जेएनयू का सोल्यूशन और ये पार्ट 2 है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी जेएनयू 2020 का सोल्यूशन पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने प्रॉब्लम 1 to 25 डिस्कस किया था। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉब्लम 26 to 50, जिससे कि जेएनयू 2020 का सोल्यूशन जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैंने डीयू का सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो जो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जो कि 25 के बाद सोल्यूशन में दे रहा हूँ 26 to 50। इसमें कह रहा है कि फॉर ए मैग्नेट CH एंड CM, ये CH CM क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एक दो देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको पता होगा तभी लगा पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के लिए जो स्पेसिफिक हीट की बात की जाती है, कांस्टेंट फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन, फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए ले लिया आयरन, ले लिया कोबाल्ट, सिलिकॉन, कुछ भी ले लीजिए। जब हम बात करते हैं तो जो ग्राफ आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ग्राफ आता है मैग्नेटिक फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए हम टेम्परेचर ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट ले लीजिए, मान लीजिए जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, जो आता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, लाइक इस तरीके से। हाईएस्ट टेम्परेचर जो अराउंड 975 के आसपास होती है, 950 के आसपास, ये 1000 ले लीजिए, कुछ इस तरीके से आता है। और यहाँ कुछ 800 होता है। ओके, और ये जो टेम्परेचर होता है वो स्टार्ट होता है 260 से लेके अप टू 300 तक का। तो ये सब ग्राफ अगर आपको पता होगा और जब बेसिक आप पढ़े होंगे तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आती है, जो कि यहाँ पे CH नाम दिया जा रहा है, वो ऑलवेज या तो मैग्नेटाइजेशन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मैग्नेटाइजेशन की इक्वल होती है या उससे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं इन 1D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल ऑफ लेंथ A देयर आर 6 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर मीटर। If all the lowest energy level are filled, determine the energy of the most energetic electron। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर वो आपको पता है तो आप लगा लेंगे, अगर नहीं पता है तो आप इस तरह क्वेश्चन को टच करने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान दीजिए। चलिए जेएनयू में नहीं होगा, डीयू में कहीं ना कहीं हमेशा नेगेटिव मार्किंग आपको परेशान करेगी, सबसे ज़्यादा बीएचयू में करती है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 1D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, जिसका लेंथ A है और इसमें 6 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर मीटर हैं, और सारे के सारे जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो फील्ड हैं। तो देखिए अगर एक स्टेट है तो इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ओके, ईच एनर्जी स्टेट में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और मान लीजिए टोटल n लेवल है, टोटल नंबर ऑफ लेवल n है, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिल करे जाएंगे, 2n करे जाएंगे। तो हम मान लीजिए यहाँ पे n = 2n। एक एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो nth लेवल तक, nth एनर्जी स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2n इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, जो कि होगा n/a, और a की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है 6 × 10⁹। तो n/a यहाँ पे निकाल लीजिए और n की वैल्यू 2n रख दीजिए, तो 2n/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 10⁹ पर मीटर। ओके, तो यहाँ से n/a की वैल्यू निकाली, जो कि इसका हाफ हो जाएगा, वो आ जाएगा 3 × 10⁹ पर मीटर, जिसको लिख सकते हैं हम 0.3 एंगस्ट्रॉम। क्यों मैंने n निकाला, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने n निकाला। क्योंकि एनर्जी जो होती है वो दी जाती है n²π² से। तो यहाँ से n/a का होल स्क्वायर हम यहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है कि c वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए h के साथ हम c का मल्टीप्लाई कर देते हैं और n के साथ भी हम c का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, c का मतलब c² का, तो ऊपर नीचे c² का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई लेना देना नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, n/a की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है, इसको टिक कर लें आप। ये देखिए कह रहा है सपोज ए लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस r कैरीज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड करंट I, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट r इनसाइड द वायर। देखिए क्लास 12 का क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारी चीज़ें आप देख के जरूर जाइएगा। एक लॉन्ग रेडियस कैपिटल R का एक वायर है। ओके, ये कैपिटल R है आपका, इसके अंदर एक दूसरा कोएक्सियल पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए AB एक एक्सिस है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। मान लीजिए यहाँ पे हमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है स्मॉल r पे। करंट डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, G = क्या होता है, I/a, और a की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, πr² लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना ये वायर करंट को इंक्लोज करेगा, हमें I इंक्लोज निकालना है। ओके, तो I इंक्लोज क्या हो जाएगा आपका, J = I/a, तो I = J × a।
इसके लिए जे कितना होगा, इसके लिए जे हो जाएगा आई बाई ए, और इसके लिए लिख सकते हैं आई अपन पाई आर स्क्वायर, और ये ए आप लिख सकते हैं पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, डीएल क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफरेंस हो जाएगा। सर्कमफरेंस कितना होगा इसका, ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई इंक्लूड आपने अभी निकाला है आई आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये वाला ऑप्शन आपको मैच कर देगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखें 29, इसमें कह रहा है सोर्स ऑफ सोनिक ऑसिलेशन विद फ्रिक्वेंसी 1700 हर्ट्ज, ये देखिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, न्यू नॉट है ये, and a receiver is located on the same normal to a wall. Both the source and receiver are stationary and the wall recedes from the source with velocity 6 cm per second. 6 cm per second है, और यहाँ पे हमें पता है कि साउंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, जो कि आगे दिया भी होगा। यहीं भी यहाँ पे कोई जीरो को चेंज कर लें तो 0.06 मीटर पर सेकंड आ जाए। ओके, फाइंड आउट द बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी हमें एन पूछा है, कोई बात नहीं। बाय द रिसीवर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन बाय 340 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमें पता है डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन लगेगा तो हमें पता है। पहले आप न्यू डैश निकाल लीजिए, कितना करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी हमें सुनने को मिलेगी। ओके, जिसकी वैल्यू होती है आपको पता है, न्यू डैश इक्वल टू न्यू नॉट बी प्लस माइनस बी नॉट अपन बी प्लस माइनस बी एस। ओके, ये डिपेंड करता है कि सोर्स आ रहा है कि जा रहा है। ओके, उस हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं न्यू नॉट की वैल्यू पता है कितना है, 1700 हर्ट्ज है। ओके, साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए ऑब्जर्वर 340, और ये जो है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है सोर्स का, वो कितना है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 340 प्लस 0.06 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ पे बोला रीसीड्स फ्रॉम द सोर्स, तो नीचे हो जाएगा v माइनस बी एस, तो यहाँ से v माइनस बी एस ही निकाल दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी आ रही है आपकी आ रही है 1700.6 हर्ट्ज। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है ये वो होती है न्यू डैश माइनस न्यू नॉट। ये कितना आया है 1700.6 माइनस 1700, जो कि आपको आ जाएगा 0.6 हर्ट्ज। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये डायरेक्ट कई बार आप लगा चुके हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। ये पूछा है डिटरमाइन डेट डेल डॉट आर अपॉन आर टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 0, और ये आर पोजीशन वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लाइक काफ़ी लंबे पेज में जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे निकालेंगे और आगे आप इसको निकाल सकते हो। देखिए आर ये दिया हुआ है और आर की वैल्यू इतनी है, तो मॉड आर निकाल लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर 1/2। यहाँ पे आर टू पावर एन चाहिए, तो आर टू पावर एन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर n/2। अब हमें डेल डॉट आर अपन आर टू पावर एन रखना है, तो डेल की वैल्यू ये होती है, आर की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए ये वाला, और आर टू पावर एन उसमें निकाल दीजिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू पावर n/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इतना बड़ा डिफ्रेंशिएशन नहीं करने वाला, मैं आपको बता दिया हूँ तरीका। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे कि जो फाइनल आपको मिलेगा वो आएगा 3 - n अपॉन आर टू पावर n। आपको ईजिली ये मिल जाएगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक में अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो किसी भी मैथमेटिकल फिजिक्स में आप बुक में आप इसको देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आप किए भी होंगे आई थिंक, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कराए जाते हैं। इसके बाद देखिए ये कह रहा है 24 वोल्ट 600 मिलीवाट जेनर डायोड इज to be used for providing a 24 volt stabilized supply to a variable load. If input voltage is 32 volt, calculate the series resistance R required and diode current when load resistance is 1 to 12 k ohm है एक्चुअली। देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का ये फिगर बनेगा। यहाँ पे 32 वोल्ट है आपके पास, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको जैसे मानिए यहाँ पे करंट है, तो ये आई एस सोर्स से जो जाती है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक लोड में करंट IL चली जाएगी और जेनर डायोड में IZ चली जाएगी, राइट। तो अगर हम बात करें तो कहाँ डिवाइड हो रही है IS डिवाइड हो रही है आपकी IZ प्लस IL, राइट, यही है। अब यहाँ पे पावर देखें तो कितना दिया, 600 मिलीवाट जेनर डायोड का पावर है। कोई बात नहीं, पावर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लगाते हैं, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है मेरा,
पी जेड इजकल टू वी जेड इंटू आई मैक्स। पावर कितना दिया हुआ मेरा 600 मिली वाट। वी जेड कितना है मेरा 24 वोल्ट एंड आई मैक्स यहाँ से निकाल लेंगे हम। आई जेड मैक्स जनरेटर कितना करंट फ्लो हो रही है, तो आई जेड मैक्स निकल के आएगा आपका 600 इंटू 10⁻³ वाट अपॉन 24। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 25 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, ये 25 मिली एम्पियर आपका आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका कैलकुलेट द सीरीज रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू द डायोड करंट व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज 1 2 समथिंग समथिंग जो भी दिया हुआ है। ओके, जो आर होगा आपका ये कितना पूछेगा, वो डेल्टा वी बाई आई हो जाएगा। ये कितना है 32 इनिशियल वोल्टेज और यहाँ पे 24 आपका जनरल डायोड का थी। नेट वोल्टेज जो पूछेगा वो होगा 32 माइनस 24 और अपान आई, और आई जेड मैक्स कितना आपने निकाला 25 मिली एम्पियर। 25 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 320 ओम आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द कोहेसिव एनर्जी ऑफ कॉपर गिवन द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन टू कॉपर एटम्स समथिंग। देखिए, जब भी हम लोग कोहेसिव एनर्जी पढ़ते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या मे बी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो कोहेसिव एनर्जी कुछ होती ही नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी गेन करता है एटम, जब वो किसी भी क्रिस्टलाइन स्टेट में जाता है, जब अपने आप को अरेंज करता है, तो किसी भी कंपेयर करें हम गैसीय सिस्टम के साथ, तो जो अपने आप को एनर्जी गेन करता है अरेंज करने में, वही क्या कहलाती है, आपको कहलाती है कोहेसिव एनर्जी। ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें कोहेसिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ओके, तो इसमें देखिए, जब हम लोग एग्जांपल देते हैं तो एफसीसी का जब भी हम कॉपर देते हैं, तो कॉपर के लिए जो कोहेसिव एनर्जी आती है वो अराउंड 336 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे उसी के आसपास यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा था 340.8 किलो जूल पर मोल, तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको टिक कर सकते थे। तो ये ऑप्शन सी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ए फिजिकल पेंडुलम परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस with frequency omega 1 equal to 15 second per second. When a small mass m equal to 100 gram is fixed to the pendulum at a distance l equal to 20 centimeter below the axis, the oscillation frequency become equal to the omega to 10 hertz इसको कह सकते हैं। Find out the moment of inertia of the pendulum relative to the oscillation axis and g की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आई पूछा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। एम को तो ग्राम में दिया है, लेकिन आर को मीटर में दे दिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एम कितना दिया है 100 ग्राम, इसको एज इट इज रख देंगे। ओमेगा की वैल्यू एज इट इज रख देंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू। लेकिन ये जो एल है ना 20 सेंटीमीटर, इसको रख देंगे हम 0.2 मीटर। ओके, और एक फार्मूला होता है आई, जब इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये होता है एम एल जी माइनस एल ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। वैसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगा के अब इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो ये फार्मूला बन के आता है। ये सारी चीज़ में पुट कर दीजिए तो आपको ऑप्शन बी जो होगा वो आपको मिल जाएगा। एम की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आपको पता है, पुट करके आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। कंसीडर द फेज डायग्राम ऑफ वाटर इन द प्रेशर टेम्परेचर प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर इस तरीके से क्वेश्चन जब आ जाएंगे कि हम फेज डायग्राम देखें किसी भी वाटर का देखें प्रेशर टेम्परेचर प्लेन में, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो जो फॉल्स है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें पूछी है और हमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में बताना है। तो आपको पता है कि जब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हम प्लॉट करते हैं लाइक वाटर का, तो यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट मिलता है मेरा कुछ इस तरीके से जाता है। ये यहाँ पे आपको ट्रिपल पॉइंट मिलता है। ओके, और यहाँ पे आपको ये आपका आता है, ये देखिए, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर, ये हमेशा याद रख रखिएगा। ये 100 डिग्री है, ये आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा,
ये मान लीजिए 0 है, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका। ओके, इसके बाद ये ऊपर चला जाता है और यहाँ पे हमें क्रिटिकल प्रेशर मिलता है, क्रिटिकल प्रेशर, और ये आपका ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर को डालते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ओके, तो ये इस तरह का फेज डायग्राम मिलता है। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट पालता है, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डायरेक्टली कन्वर्ट वाटर वेपर टू आइस। ट्रू है ये ट्रू है। आप वाटर को वेपर में और वाइस, इट इज पॉसिबल टू डायरेक्टली कन्वर्ट वाटर वेपर टू वाइस, कर सकते हैं आप। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वाटर वेपर टू द वाटर विदाउट ए फेज ट्रांजिशन, ये भी पॉसिबल है। द ट्रिपल पॉइंट करेस्पॉन्ड टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ 3 फेजेस, ये भी ट्रू है। कह रहा है ऑल फेजेस ट्रांजिशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए लैटेंट हीट। देखिए सारे के सारे जो पॉइंट हैं, ऐसा नहीं है कि लैटेंट हीट से ही दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब वाटर से आइस बनता है तो वहाँ लेटेंट हीट लगती है, जब वाटर से वेपर बनता है तब वहाँ लेटेंट हीट लगती है। लेकिन जब वाटर को गर्म करते हैं इन बिटवीन टेम्परेचर 0 to 100, वहाँ पे हमें लेटेंट हीट नहीं चाहिए, वहाँ हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस इज गिवन बाई E इक्वल टू 100 cos 10.8 t प्लस kf। ये सिंपली E इक्वल टू E नॉट cos ओमेगा t प्लस kf, ये y डायरेक्शन में। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग वेव। देखिए ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10.8 है। c की वैल्यू होती है ओमेगा बाई k, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाले, k वेव वेक्टर है, ओमेगा बाई c, c की वैल्यू रख दें 3 into 10.8, तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा। हमें पूछा क्या है, वेव वेक्टर ही पूछा है एक्चुअली, सॉरी लैम्डा पूछा है। तो k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई k, k की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से 6 पाई आंसर आपको मैच कर देगा, तो यहाँ पे टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन 1D लैटिस ऑफ आइडेंटिकल एटम ऑफ मास दिया है 9 × 10⁻26 kg इफ फोर्स ऑफ नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन इज 100 न्यूटन पर मीटर। तो सिंपली ओमेगा इक्वल टू √2k/m लगा दें फार्मूला, तो ऑर्डर आप देखेंगे 10/12 ऑर्डर का आएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन मिलेगा, तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखें, द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1D पोटेंशियल बॉक्स डायमेंशन इज गिवन बाय साइन इक्वल टू a sin n pi x by a, वेयर n इक्वल टू इंटीजर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। द वैल्यू ऑफ a बाय नॉर्मलाइजिंग द वेव फंक्शन, ये तो बच्चों को पता है, इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल का प्रॉब्लम है ये, या सिंपली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको पता है कि जब हम फंक्शन करें साइन n निकालें, ये आता है √2/a sin n pi x by a। यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे दिया है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस बाई x/3 z² इक्वल टू 4 at -1 -1 2। देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर आप ध्यान देखेंगे तो BHU के जियो इसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, हमें यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है। देखिए यूनिट नॉर्मल होता क्या है, अगर हम ये सरफेस दिया है इसको 5 से डिनोट करते हैं, 5 की वैल्यू हो जाएगी x/3 z² -4। ओके, तो यूनिट नॉर्मल जब भी हम निकालते हैं n, क्या है, जैसे n से मान लीजिए डिनोट कर लें, वो आता है del phi अपन mod ऑफ del phi। तो del phi निकाल लीजिए आप सीधे। del phi अगर आप निकालेंगे ये हो जाएगा i del by del x प्लस j del by del y प्लस k del by del z, और इस phi की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो del phi की वैल्यू आ जाएगी आपकी इतनी। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा -4i कैप -12j कैप प्लस 4k कैप। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ से del phi निकल गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब हमें mod ऑफ del phi चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा √-4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखा तो √176 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं आप 4√11। अब इस फॉर्मूला लगा दीजिए del phi अपन mod del phi, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, ए मटेरियल व्हिच की एब्जॉर्प्शन एज इज 0.15 एंगस्ट्रॉम इज इरेडिएटेड विद 0.08 एंगस्ट्रॉम एक्स-रे। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डेटा इमिटेड फ्रॉम द के सेल। आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो hν - hν0 होती है। ओके, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ, तो sc कॉमन लीजिए तो 1/λ - 1/λ0। यहाँ पे जो दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन एज, वो λ0 कितना है, 0.15 एंगस्ट्रॉम है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.08 एंगस्ट्रॉम। इसको पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 72 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। देखिए डिटेल सोल्यूशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ सारी चीज़ों का, और मैक्सिमम चीज़ों को मैं ट्राई किया हूँ सॉल्व करने का, क्योंकि मेरे को मिला है। फिर भी अगर आपको कोई भी आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं ट्राई करूँगा सही करने का। ओके, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक एक चीज़ करने बैठा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, तो जो मैं नहीं चाहता, और ये आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, x इक्वल टू √-1, ये कुछ नहीं है, पर्टिकुलर i है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 2x। देखिए x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इक्वल टू आई। अब i को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि e टू पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर हम थीटा को पाई बाई 2 कर दें तो cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2 वो भी क्या आ जाएगा, i ही आ जाएगा, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1। तो i को भी हम क्या लिख सकते हैं, e टू पावर i पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, x की वैल्यू i और i की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू i और i की वैल्यू e टू पावर i पाई बाई 2। अब क्या x के पावर 2x है, x के पावर 2x लिख लीजिए। x की वैल्यू कितनी बनी, e टू पावर i पाई बाई 2 और 2x की वैल्यू, और इस x को i लिख दें। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो e टू पावर माइनस पाई आ जाएगा। e टू पावर माइनस पाई आपको ऑप्शन डी में देगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन है, इसको टिक कर लें। अब कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन इक्वल टू 3.16 इंटू 10³ ओम पर मीटर। ये रेजिस्टिविटी रो दी हुई है। ओके, रेजिस्टिविटी दी हुई है रो। ओके, ये याद रख रहिएगा। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑफ सिलिकॉन म्यू ई दिया 0.14 और म्यू एच दिया 0.06। द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी पूछा, एनआई की वैल्यू पूछी हुई है, एनआई की वैल्यू आपकी पूछी हुई है। हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच, और सिग्मा और रो में रिलेशन क्या, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इक्वल टू क्या है, 1/रो। ओके, तो यहाँ से एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1/रो इज इक्वल टू एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। यहाँ से एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आई की वैल्यू आ जाएगी 1/रो ई म्यू ई प्लस म्यू एच। सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप पाएंगे कि जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे क्या है, वो राइट ऑप्शन है, तो उसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखें, इन ए कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन अटेन्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन एन एक्स रे ऑफ एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक। ओके, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इफ द इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट में, देखिए वो तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको आंसर भी दिख रहा होगा। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन आया तो मैं कुछ और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। जनरली कॉम्पटन जो वेवलेंथ होती है लैम्डा डैश, जो लैम्डा सी, लैम्डा डैश माने लैम्डा को लैम्डा सी लिखते हैं, वो होता है h/m0c 1 माइनस cos फाई। इसमें देखिए और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जनरली फाई की वैल्यू को कह देता है कब, लैम्डा सी की वैल्यू, देखिए लैम्डा सी क्या है, क्वांटम वेवलेंथ है, लैम्डा सी की वैल्यू होती है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ओके, जनरली क्या होता है h/, इसी को लैम्डा सी को क्वांटम वेवलेंथ बोलते हैं। पूछता है किस थीटा के किस एंगल पे लैम्डा सी ज्यादा होगा। जनरली स्टूडेंट 0 लगा देते हैं या π/2 लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो cos थीटा को अगर हम 180 रख लें तो cos 180 की वैल्यू -1 हो जाती है, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस कर देता है, तो लैम्डा सी थीटा इक्वल टू 180 कितना होता है, 2h/m0c। हमेशा याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू 180 पे क्वांटम शिफ्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे जनरली इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा सिंपली, और ये 41 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। In a photoelectric experiment, light of wavelength 700 nanometer is incident on a metal of work function 5 की वैल्यू कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, करें द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम ये जो वेवलेंथ गैस की एनर्जी निकाल लें इक्वल टू hc/λ से, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जो एनर्जी आ रही है अराउंड 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रही है। हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक पता है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पे गिरता है, मान लीजिए hν का फोटोन किसी मेटल सरफेस पे गिर रहा है जिसका वर्क फंक्शन फाई है, तो इलेक्ट्रॉन तभी इस सरफेस को छोड़ेगा जब hν की वैल्यू ग्रेटर देन फाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी जो लॉस करेगा वो वर्क फंक्शन फाई तक इस सरफेस तक आने में, इसके बाद और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसलिए hν की जो वैल्यू आती है वो फाई प्लस के ही आती है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी एनर्जी केवल 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, जबकि वर्क फंक्शन मेटल का है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपको राइट ऑप्शन है, इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट देखें, सपोज ए स्फीयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट सम पॉइंट r is found to be E equal to kr square r cap where k is constant, find the charge density rho। देखिए चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। और डेल डॉट ई का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये भी आपको पता है कि वो होता है क्या, 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर ई। इस ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, के आर स्क्वायर दी, यहाँ से पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 1/r² डेल बाई डेल आर के आर के पावर 4, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 4kr मिल जाएगा, राइट। अब ये डेल डॉट ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4kr 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 and 2
4 के आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रो पूछा है तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन सी जो होगा क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, जिसको टिक कर लें आप। हाँ ये देखिए, इन ए प्योर मैक्रोस्कोपिक परफेक्ट क्रिस्टल द मेजर कंट्रीब्यूशन टू थर्मल रेजिस्टेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर इज फ्रॉम। अब देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको जियो फिजिक्स में बीएचयू फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखे रहिए, हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि होता क्या है। दूसरे क्वेश्चन को आप अटेंड मत कीजिएगा जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी अटेंड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है क्या नहीं है पहले आप जान लीजिए। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये सेकंड ऑप्शन होगा। लेकिन ये प्रोसेस कहलाता क्या है, ओके ये देखिए इस प्रोसेस को हम यू प्रोसेस भी बोलते हैं, यू प्रोसेस, ठीक है। ये एक तरह का स्कैटरिंग प्रोसेस है, एक तरह का क्या है, स्कैटरिंग प्रोसेस है। ये किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल में 2 तरह के प्रोसेस मिलते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस जिसमें हम लोग को एन प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरा उनकल प्रोसेस जिसको यू प्रोसेस भी बोला जाता है, ओके। अब देखिए जब हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फोनॉन का मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। एन प्रोसेस में फोनॉन मोमेंटम कंजर्व, और जो यू प्रोसेस है उसमें फोनॉन का मोमेंटम जो होता है कंजर्व नहीं रहता है, नॉट कंजर्व, ओके। ये जो प्रोसेस होते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल में आपको मिलते हैं, आप इसको गूगल कर लीजिए या किसी भी बुक्स में आप इसको पढ़ सकते हैं, ओके। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई भी प्योर मैक्रोस्कोपिक हम परफेक्ट क्रिस्टल की बात करते हैं, तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन टू थर्मल रेजिस्टेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर ये जो आता है किस प्रोसेस के थ्रू आता है, यू प्रोसेस के थ्रू आता है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लें। अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की गलती नहीं करेंगे, वरना नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, करें सपोज देयर इज ए वेक्टर बी इक्वल टू समथिंग, कैलकुलेट डेल क्रॉस बी डॉट डी ए, ये एरिया वेक्टर है, गिवन सरफेस एरिया इन द फॉलोइंग। अब ये अलॉन्ग डी ए एलिमेंट्री सरफेस एरिया डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली ये वाई जेड में दिया है तो डायरेक्शन कितने होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से डेल डॉट भी निकाल लेना है, डेल डॉट भी निकाल लेना है। डेल डॉट भी कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे देखिए एक्स का कोई कंपोनेंट है 0 है, वाई का है 4yz, और ये होगा 3xy प्लस 2z स्क्वायर। यहाँ से डेल डॉट भी आपको निकाल लेंगे। जब डेल डॉट भी आप निकालेंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा, ये आएगा आई कैप 3x माइनस 4y और माइनस 3yj कैप, ये आ जाएगा, ओके। अब देखिए ये क्या है, डेल क्रॉस बी डॉट डी ए, ये आपका डेल क्रॉस भी डॉट डी ए। डी ए किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको आप लिख सकते हैं, डेल की तो वैल्यू आप लिख दीजिए आई 3x माइनस 4y माइनस जे के 3y। इस डी ए को क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डी ए क्या हो जाएगा, आई डॉट डी ए हो जाएगा, आई डॉट डी ए, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, वाई जेड के परपेंडिकुलर होगा जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका डायरेक्शन आपको क्या लिख सकते हैं, ये जो डी ए लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आई डॉट डी ए, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। यहाँ हो जाएगा आपका आई कैप डी वाई डी जेड, ओके, आई कैप डी वाई डी जेड। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे। हाँ अब यहाँ पे कितना है, अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 4y आई कैप आ जाएगा, और आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 4y डी वाई डी जे, ओके। लिमिट दे दी कितना है, 0 to 1 ही लिमिट है, ये आपको हो जाएगा z 0 to 1 माइनस 4y डी वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0 to 1 माइनस 4y डी वाई, ये इसका क्या दे देगा, 1 दे देगा तो माइनस 4y डी वाई आएगा, ये आ जाएगा आपको माइनस 4y स्क्वायर बाई 2 0 to 1, ये आपको कितना आ जाएगा माइनस 2 आपका ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है बूलियन फंक्शन y इक्वल टू a प्लस बी, ये डैश ए, ये और ये चीज़ें सेम होती है, ओके, हमसे याद रख रखिएगा, ओके। बार और ये सेम, ये पूरे का पूरा का क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म करना है y का। तो देखिए इसको मैंने डिटेल सोल्यूशन यहाँ दे दिया है, एक एक स्टेप, ये देख लीजिए।
एक एक स्टेप मैंने दिया, ये हुआ क्या है, कैसे हुआ, कैसे डी मॉर्गन थ्योरम लगाया गया, क्या है, ये सारा का सारा मैंने डिटेल यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया। ए प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार का होल बार प्लस ए बार बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप को यहाँ पे सॉल्व किया है और मैंने लिखा भी कैसे कैसे किसको किसको लेना है। उसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम लगा के मैंने इसको सॉल्व किया, तो ऑब्वियसली मेरा आया लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये डिटेल है, इसको आप देख लें एक बार, थोड़ा सा मैं इसको कर दे रहा हूँ, बाकी मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म किया हूँ। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आया ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये ऑप्शन ए, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। इसको टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए लैप्लास फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी, देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2 थीटा प्लस 1/2। और थीटा की वैल्यू कितने रख दीजिए, टी रख दीजिए, तो cos टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 2t प्लस 1/2। अब यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लीजिए, l cos 2t प्लस L1। cos 2t क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, एस अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, एस अपन एस स्क्वायर प्लस लैप्लास ऑफ 1 का क्या आ जाएगा 1/s। तो ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लें। नहीं देखिए, लेट्स टेक ए 3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन दीज वेक्टर आर कोप्लेनर। देखिए जब भी कोप्लेनर पूछे 3 वेक्टर दिए हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए सिंपली तीनों का डिटर्मिनेंट, इसको 0 कर दीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 8। तो ऑप्शन जो बी होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लें। फाइनली ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये जीएनयू का जो सोल्यूशन है वो खत्म होता है यहाँ से। इसमें कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर which carries a charge density proportional to the distance from the origin rho is equal to k into r where k is the constant। चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू कितनी दी हुई, k into r दी हुई है। ओके, हमें पता है चार्ज कैसे निकालते हैं किसी वॉल्यूम में, वो हो जाएगा रो इंटू dv। ओके, रो की वैल्यू कितनी हुई है, k into r, ये रख दीजिए। dv को लिख सकते हैं हम 4 pi r स्क्वायर dr। यहाँ से 4 pi के कॉमन हो जाएगा तो 4 pi के बाहर लिख लीजिए, लिमिट डाल दी 0 to r, और ये r इंटू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, r क्यूब बजेगा, r क्यूब dr। यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई के r टू पावर 4। हमें ये भी पता है गॉस थ्योरम से E डॉट ds किसके इक्वल होता है, q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये ds कितना हो जाएगा, किसी भी सरफेस के लिए जो एरिया आती है 4 पाई r स्क्वायर आती है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के r के पावर 4 अपन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली चीजें q की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से E की वैल्यू आएगी आपकी के r स्क्वायर अपन 4 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। इसको टिक कर लें। इस तरीके से फ्रेंड जेएनयू का जो था मैंने कंप्लीट सोल्यूशन 2020 का दे दिया है। इसके पहले मैंने जो सोल्यूशन दिया था वो डीयू का दिया हुआ था, और रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया जामिया का सोल्यूशन देना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं एक एक सोल्यूशन आपको अपलोड करता रहूँगा। और आपको जैसा कि पता है कि नेक्स्ट मंथ में और आने वाले मंथ में आपको सितंबर तक सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे, अगस्त से स्टार्ट होगा तो आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और ट्राई कीजिए कि जो भी हम लोग ग्रुप में टेस्ट लेते हैं आप उस टेस्ट को जरूर दीजिए। तो आई होप कि जो रिजल्ट लास्ट ईयर था काफ़ी ग्रैंड सिलेक्शन हुआ था वो इस साल भी देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।